मैं सारिका आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की संसद है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यहीं पर इस टॉपिक को क्लियर करवा दूं और साथ ही साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उन सबको डिस्कस करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संसद। ठीक है, संसद क्या है हमारा टॉपिक आज का? संसद। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे भारत भी एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे देश के लिए भी संसद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत महत्व संसद का हमारे देश में होता है। हाँ, मैं उसी संसद की बात कर रही हूँ जो आपके मन में आ रहा है कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। बहुत बार बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अपने देश के बारे में कितना नॉलेज है, और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो संसद है वो कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। हम उसी की बात कर रहे हैं। संसद का जो काम होता है हमारे देश में, वो हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे नियम कानून बनाने का कार्य करती है वो, जिसे आप देख रहे हैं हमारा जो देश है बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो एरिया है भारत का, इस सब को जो सुचारू रूप से चला रहा है वो कौन है? संसद ही है। वही इसके लिए क्या बनाती है? नियम कानून बनाती है, ताकि किसी के साथ मतभेद ना हो, जो सबका विकास हो समान तरीके से हो। ऐसे नियम कानून हमारी संसद हमारे देश के लिए बनाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान लिखा गया तो हमारे संविधान में संसद को कहाँ स्थान दिया गया? ठीक है, संसद को कहाँ स्थान दिया गया? तो हमारे संविधान के भाग 5, ध्यान दीजिएगा, भाग 5 आर्टिकल 79 से 122 तक संसद को स्थान दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया है 79 से 122 के अंतर्गत कि संसद का जो गठन है वो किस प्रकार से होगा, संसद की संरचना किस प्रकार से होगी, इसके विशेषाधिकार, इसके राइट्स क्या होंगे, इसके पावर्स क्या होंगी, इन सब के बारे में कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 79 से 122 तक बताया गया है। लेकिन अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन आया कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको सीधे सीधे टिक करना है आर्टिकल 79 टिक करना है। ठीक है, तो संसद का गठन किसके अंतर्गत होता है? आर्टिकल 79 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संसद किस प्रकार से गठित होती है, यानी जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि संसद के गठन के लिए आखिर क्या आवश्यक है, क्यों हम उसे संसद कहें। ठीक है, ऐसा क्या जरूरत है कि जिसे हम संसद कहें? तो संसद के लिए 3 चीजें यानी 3 अंग उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है राज्यसभा। कौन सी सभा? राज्यसभा। दूसरी है लोकसभा, नाम सबने सुना है, टीवी सब देखते हैं, न्यूज सब देखते हैं, तो बेसिक चीजें आप सबको पता है। ठीक है, कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। लेकिन अगर सदन की बात की जाए तो सदन कितने हैं? 2 सदन हैं। ठीक है, तो संसद के क्वेश्चन देखिए जिस हिसाब से पूछा जाता है उसी हिसाब से देखेंगे। संसद के सदन कितने हैं? तो वो सदन हैं 2, और संसद के अंग कितने हैं? वो है 3। कुछ लोग जो आलोचक होते हैं बहुत ज्यादा संविधान के, और हर बात पे उन्हें आलोचना करनी होती है, उनका मानना होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के क्या हैं? संसद के पार्ट हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों की गलतफहमी है कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के क्या है? इसके एक अंग है। नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जब कोई भी विधेयक यानी जब हमारे देश के लिए कोई भी नियम कानून बनाने वाला एक कागज, हम सिंपल सा बोलेंगे, एक कोई भी कागज, उस पे क्या बना दिए? लोकसभा और राज्यसभा ने अपने नियम बना दिए कि हमारे देश के लिए ये नियम की हमें आवश्यकता है। ठीक है,
अब ये नियम तो बन गए हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रपति इस पे अपने सिग्नेचर न कर दें तब तक ये नियम नहीं बनेगा। ठीक है, तब तक क्या है, ये एक कागज का टुकड़ा ही है। इस नियम को बनने के लिए इसमें किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के अभिन्न अंग है, जिनको संसद से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। जैसे एक मकान बनाया जाता है तो आपने देखा होगा मकान में सीमेंट भी मिलेगा, ईंट भी मिलेंगी, लेकिन इन दो चीजों से आप मकान को नहीं बना सकते हैं। जब तक उसमें पानी नहीं पड़ेगा, जब तक उस सीमेंट उस ईंट में वाटर नहीं डालेंगे हम, तब तक मकान नहीं बन सकता है। तो वही भूमिका संसद में राष्ट्रपति की है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने राज्यसभा और लोकसभा को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो राष्ट्रपति को हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा को, इनको डिस्कस करते हुए जाएंगे और इनको कंपेयर करते हुए जाएंगे। क्योंकि अगर हम राज्यसभा अलग से पढ़ेंगे, लोकसभा अलग से पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हम इनका अंतर नहीं समझ पाएंगे और जो डाटा होते हैं इनमें वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको कंपेयर करते हुए पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हम तब तक मैं आपको जब तक साफ करती हूँ, मैं आपको बता दूं कि जो संसद का निर्माण होता है, जो गठन होता है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आर्टिकल 79 के अंतर्गत होता है। ठीक है, और कौन कौन से 3 अंग है संसद के? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और सदन कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने आप सबको बता भी दिया है कि जब तक हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे आप सब ने देखा कि जो संसद है उसको हमने देखा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है ना। संसद का है आर्टिकल 79 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो उस समय रखा गया राज्यसभा को आर्टिकल 80 के अंतर्गत रखा गया, और लोकसभा को रखा गया आर्टिकल 81 के अंतर्गत। अब आप लोगों को क्या हो जाता है कि ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, राज्यसभा किस में है, लोकसभा किस में है, ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को इससे होता है। तो आप देखेंगे जो उच्च सदन है वो उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। तो जो पहले आता है उसका आर्टिकल भी क्या रखा है संविधान में? पहले दे रखा है। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, और उसका आर्टिकल कैसे दे रखा है? बाद में दे रखा है। एक और छोटी सी ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि जो लोकसभा होती है उसमें जो हमारी मतदान की उम्र होती है, हमारा और आपका वोट देने का जो अधिकार होता है, वो जो हमारी उम्र होती है वो कितने वर्ष होती है? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष से आप लोग क्या कर सकते हैं? लोकसभा के लिए मतदान कर सकते हैं। अगर आप 18 को उल्टा घुमा दें तो क्या हो जाएगा? 81। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है लोकसभा? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा को रखा गया है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है इसलिए उसको पहले स्थान दिया गया है, लोकसभा निम्न सदन है इसलिए उसको बाद में स्थान दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए जो राज्यसभा है उसको पहले स्टेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था। स्टेट काउंसिल। ठीक है, स्टेट काउंसिल यानी राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, और लोकसभा को जाना जाता था जनता का सदन। किसका सदन? जनता का सदन। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो स्टेट काउंसिल है और ये जनता का सदन है, ठीक है, इनमें क्या हुआ? इन दोनों की पहली बैठक कब हुई? यानी लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो एक डेट आती है एग्जाम में बहुत बार, 13 मई 1952। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा जो चुनाव हुए थे भारत में वो आम चुनाव हुए थे 1951 1952 के अंतर्गत किए गए थे। और और जो लोकसभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, चुनाव तो पूरे हो चुके थे अप्रैल 1952 में,
लेकिन पहली बैठक की गई 13 मई 1952 को। अब एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की पहली बैठक हुई, आपने टिक मार दिया 13 मई 1952 को। एक और क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, और आप लोग कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसी दिन को यानी 13 मई 1952 को ही क्या हुई थी, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अब आता है 1954। 1954 को ये डिसाइड किया गया कि जो आपकी स्टेट काउंसिल है यानी राज्य परिषद है, इसका नाम रखा जाएगा राज्यसभा। क्या कहा जाएगा स्टेट काउंसिल को? राज्यसभा कहा जाएगा। और जनता के सदन को क्या कहा जाएगा? लोकसभा कहा जाएगा, लोकसभा कहा जाएगा। अब 1954 से कहा जाने लगा इन सदनों को राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनको हम और किन किन नाम से जानते हैं। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्यसभा को किन नामों से जाना जाता है या लोकसभा को निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है? एक तो कहा जाता है उच्च सदन, ठीक है, एक कहा जाता है बड़ों का सदन, बड़ों का सदन, ठीक है, एक कहा जाता है स्थायी सदन, स्थायी सदन। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, साथ ही कहा जाता है बड़ों का सदन, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राज्यसभा में है इसमें ज्यादातर कौन होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने फील्ड के वो महारथी होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? इनको क्या कहा जाता है? बड़ों का सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है जनता का सदन, जैसे हम पहले भी जानते थे। ठीक है, जनता का सदन। और कहा जाता है निम्न सदन, निम्न सदन। और किस नाम से जाना जाता है? लोकप्रिय सदन। ठीक है, लोकप्रिय यानी जो लोगों का सबसे प्रिय सदन है वो कौन सा है? लोकसभा है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने सांसदों से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। वो हमारे बीच से क्या जाते हैं? चुन के जाते हैं, हमारे द्वारा ही चुनकर भेजे जाते हैं लोकसभा में। तो कौन सा सदन है वो? लोकप्रिय सदन है वो हमारी बातें कहाँ तक पहुंचा रहे हैं? हमारी संसद तक पहुंचा रहे हैं, लोकसभा तक पहुंचा रहे हैं। तो ठीक है, इनको किन किन नाम से जानते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन, बड़ों का सदन और स्थायी सदन। साथ ही साथ लोकसभा को कहते हैं जनता का सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और एक और अस्थायी सदन। ठीक है, अस्थायी सदन। आगे हम देखेंगे क्यों अस्थायी कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट भी करते रहेंगे। स्पेस कम है इसलिए हम इनको साफ भी करते रहेंगे साथ साथ। तो आप क्या करेंगे? इससे अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम कि ब्रिटेन में और यूएसए में राज्यसभा और लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ब्रिटेन और अमेरिका से ही बनते हैं, है ना। आपने देखा होगा, आपका डाउट भी होता होगा कि आखिर इन दो देशों से ज्यादा कंपेयर हमारे संविधान को क्यों किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जब ब्रिटिश ने रूल रेगुलेट किया था हमारे देश को, है ना, जब उनका शासन था हमारे देश में तो ब्रिटेन का था, है ना। उनकी जो पद्धतियां थी, जैसे संसदीय पद्धतियां होगी, विधि का कानून हो गया, ये सारी चीजें क्या थी? हमारी ब्रिटेन से चली आ रही थी। तो हम क्या थे? उस चीज के साइड ढलने लग गए थे, यानी हमें वो चीजें अच्छी लगने लगी थी। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि जैसी पद्धतियां ब्रिटेन में है, बहुत सारे जो प्रावधान उनके संविधान में है, वैसे ही हमारे देश में भी होने चाहिए। लेकिन कुछ जो संविधान सभा के मेंबर थे वो चाहते थे कि यूएसए की तरह भी क्या हो, हमारा संविधान हो। लेकिन हम लोगों ने मिला जुला स्वरूप लिया, कुछ ब्रिटेन से, कुछ यूएसए से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, ऐसे बहुत सारे देशों का अध्ययन करके हमने अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए। ठीक है, लेकिन मोस्ट जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखते हैं ब्रिटेन और यूएसए को देखते हैं, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो राज्यसभा होती है यानी ब्रिटेन का जो उच्च सदन होता है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि ब्रिटेन के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है।
अब अमेरिका का जो उच्च सदन है उसको क्या कहा जाता है? सीनेट। क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। ठीक है, यानी ब्रिटेन का उच्च सदन हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अमेरिका का उच्च सदन हुआ सीनेट। अब यहाँ पे देखेंगे जो ब्रिटेन है और यूएसए यानी अमेरिका है, इनके निम्न सदन को, यानी जो लोकसभा है हमारी, वैसे इनका जो निम्न सदन है उसको क्या कहते हैं? तो ब्रिटेन का जो निम्न सदन होता है उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, क्या है? हाउस ऑफ कॉमन। जैसे अमेरिका का जो निम्न सदन होता है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो ब्रिटेन का निम्न सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन है और यूएसए का जो निम्न सदन है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो राज्यसभा होती है उस पर प्रतिनिधित्व किसका होता है? ठीक है, कौन प्रतिनिधि वहां पे आते हैं? तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ संघ शासित प्रदेशों के यानी यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया यूटीआई के सदस्य क्या आते हैं? राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व लेके आते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व लेके आते हैं, संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व लेके वो कहाँ आते हैं? राज्यसभा में आते हैं। ठीक है, अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है, संपूर्ण भारत का, यानी हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। हमारे द्वारा चुनकर जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? लोकसभा में। तो राज्यसभा में होता है राज्यों और यूनियन टेरिटोरी के टेरिटोरियों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व, संपूर्ण भारत का एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी बड़ा है तो हम इसको साफ करते हुए दूसरा यहाँ पे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि जो राज्यसभा है संविधान में, ठीक है, संविधान में राज्यसभा के लिए कितनी अधिकतम संख्या है? अधिकतम संख्या, यानी जो राज्यसभा में मेंबर बैठते हैं वो कितने बैठ सकते हैं, है ना। अधिकतम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए राज्यसभा में। तो संविधान में लिखा है 250 सदस्य कितने होने चाहिए राज्यसभा में? 250 सदस्य कैसे होंगे? अधिकतम होंगे। ठीक है, अब देखेंगे उन 250 को किस प्रकार से वितरित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, अब सीधे सीधे आप देखेंगे 238 सदस्य जो आते हैं वो स्टेट प्लस यूटीआई, जैसे मैंने आपको बताया यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया से आते हैं। ठीक है, 238 सदस्य कितने में से? 250 में से। ठीक है, अब कितने सदस्य बचते हैं? 12 सदस्य। जो 12 सदस्य बचते हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और ये 12 के 12 क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं, अपने क्षेत्रों के महारथी होते हैं। ठीक है, इसके लिए इन 12 विशेषज्ञों के लिए 4 क्षेत्र संविधान में निर्धारित किए गए हैं कि ये 12 सदस्य उन 4 क्षेत्रों से ही संविधान में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? कला है, साहित्य है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, साहित्य है, विज्ञान है और समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र हैं जिनसे डिसाइड किया जाता है कि ये 12 सदस्य इन 4 क्षेत्रों से होंगे। कौन कौन से? कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है, साहित्य में, विज्ञान ने, किसी ने अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी सर्विस दी है, तो उन सबको कहाँ ले जाया जाता है? इन 12 सदस्यों के अंतर्गत राज्यसभा में लिया जाता है। ठीक है, ताकि वो इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, अभी जो 12 सदस्य होते हैं ये मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन, अब ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, और जब भी एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि सचिन तेंदुलकर जी
किस माध्यम से, किस क्षेत्र के माध्यम से राज्यसभा के सदस्य बने, मेंबर बने। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा क्षेत्र इसमें से मारे, है ना, टिक कौन सा क्षेत्र करें हम। तो आपको ध्यान देना है, जैसे जो बॉलीवुड स्टार होते हैं, जो सिनेमा जगत के होते हैं, आपको पता है वो किस माध्यम से राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, कला के माध्यम से। तो वैसे ही खेल भी क्या है, एक कला है, ठीक है, खेल भी एक क्या है, कला है। तो जितने भी खिलाड़ी, जितने भी अभिनेता अभिनेत्री यहाँ जाते हैं वो किस माध्यम से जाते हैं, कला के माध्यम से जाते हैं। और यहीं पे आप अपने लिए करंट के इशू बनाएंगे कि हमारे वर्तमान में 12 विशेषज्ञ कौन कौन से हैं, कौन कला के क्षेत्र से हैं, कौन साहित्य, कौन विज्ञान, कौन समाज सेवा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि 4 कला के होंगे 4 साहित्य, ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। जितना जहां की स्थिति होगी, यानी जितनी रिकमेंडेशन जाएगी कि इस क्षेत्र से इस वर्ष इतने आ सकते हैं इस राज्यसभा में, इस कार्यकाल के दौरान उतने जा सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर नहीं है कि इनसे 4 जाएंगे, इनसे 5 जाएंगे, कितने भी जा सकते हैं इन 4 क्षेत्रों से। और इन 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पहले हमारे संविधान में जो ये 12 विशेषज्ञों की नियुक्ति ली गई है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। जो हमने पिछली वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने कहा है कि जो हमारे संविधान के स्रोत हैं वो हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, राष्ट्रपति जब इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर देते हैं तो राष्ट्रपति खुद से नॉमिनेट तो नहीं करते होंगे ना, उनके पास कोई रिकमेंडेशन जाती होगी। तो वो किसकी रिकमेंडेशन होती है, किसका सुझाव होता है, मंत्रिमंडल का। किसका, मंत्रिमंडल का। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 विशेषज्ञों की नियुक्ति किसके सुझाव पर करते हैं, किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो वो होते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। तो ये तो थी अधिकतम संख्या, ठीक है, सबने नोट डाउन कर दिया होगा। आप इसके नोट भी कंटिन्यूअसली बनाते रहिए, और क्योंकि मैं इसको साफ कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे वर्तमान में राज्यसभा में किस प्रकार से संख्या है, ठीक है। ये तो थी अधिकतम संख्या। अब हम क्या देखेंगे, राज्यसभा में वर्तमान स्थिति या वर्तमान संख्या कितनी है, ठीक है। तो वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो हैं 245 सदस्य हैं। कितने हैं, 245। अब इन 245 को कैसे बांटा गया है वो देखेंगे। 233 यानी 233 सदस्य जो हैं वो हैं स्टेट प्लस यूटीआई से, सेम वैसे ही है, और प्लस 12 सदस्य नॉमिनेट किए गए हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो वो हैं 245। निर्वाचित कितने सदस्य हैं, तो 233 है, और नॉमिनेट कितने होते हैं, वो 12 है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोकसभा की सदस्यता को देखते हैं, ठीक है। अधिकतम संख्या, लोकसभा की संख्या की बात हो रही है, ठीक है। लोकसभा की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, वर्तमान में उसकी संख्या कितनी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 552। कितनी होती है, 552। तो कई बार देखिएगा, मैं आपको 2-3 पॉइंट करके यहाँ पे समझाऊंगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको अलग अलग तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे सीटों को, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो हम उन सारी कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम जो संख्या थी वो है 552 संख्या है। इनको किस प्रकार से बांटा गया है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले तो इनको देखते हैं। 550 निर्वाचित होंगे, प्लस 2 क्या होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए पे। 550 निर्वाचित होंगे, प्लस 2 क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर भी मनोनीत किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कथन में आ गया इस प्रकार से 530 निर्वाचित यानी इलेक्ट हो गए, 530 निर्वाचित हुए हैं,
20 आपके फिर से इलेक्ट किए गए हैं, इनका ऐसे वर्ड आया, और 2 क्या हो गए, नॉमिनेट हो गए। तो आप लोग फिर कंफ्यूजन के इनमें ऐसे क्यों इनको बांटा गया है, ठीक है। तो जो 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं, स्टेट से चुन के आते हैं वो लोग, कितने, 530। और जो 20 होते हैं वो यूटीआई से चुन के आते हैं, ठीक है, जनता के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा 20 सदस्य यूटीआई से चुन के आते हैं। अब बचे 2 सदस्य, वो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल इंडियन, आंग्ल इंडियन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आएगा कि 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से और 2 मनोनीत, तो ये भी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगर स्टेटमेंट 550 प्लस 2 आया है तो ये भी सही होगा। यानी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे, हम वर्तमान संख्या को देखेंगे यहीं पे, ठीक है। वर्तमान संख्या कितनी है, यह क्वेश्चन आ जाएगा। जो आपकी 17वीं लोकसभा है, इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा में लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कितने हैं, तो कितने हैं वो, 545। 545 इनको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो हम देखेंगे। 545 में से जो 530 हैं वो वैसे ही राज्यों से आए हैं इलेक्ट होके, ठीक है, वहां से चुन के आए हैं। 13 आए हैं यूटीआई से, ठीक है, 13 आए हैं यूटीआई से, और 2 वही एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हुए हैं लोकसभा के लिए। अब आपका यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए कि जो 20 थे ये 13 यहाँ पे क्यों हो गए, जो 7 था वो कहाँ चला गया। तो मैं आपको बता दूं, जो ये 7 है, आपने एक वर्ड सुना होगा POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक के द्वारा जो कश्मीर ऑक्युपाइड किया गया है वो उस क्षेत्र के लिए क्या है, सीटें वहां पे संविधान में मेंशन की गई हैं, ठीक है। अभी कभी भविष्य में POK अगर भारत का हिस्सा बन जाता है तो ये 7 सीटें कहाँ के लिए रिजर्व हैं, POK के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 545 सीटें हैं। इनको हमने क्या करा है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आएगी तो आप वीडियो को बार बार पीछे करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है, आंग्ल इंडियन की हम बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल इंडियन को तो लोकसभा में नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो कंडीशन होती है, अगर जो ये चुनाव हुए हैं इनमें अगर आंग्ल इंडियन का प्रतिनिधित्व तो नहीं आया है लोकसभा में, तो तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको नॉमिनेट करेंगे लोकसभा में। अगर इनका प्रतिनिधित्व तो आया है तो तब कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनकेस नहीं आया है तो तब राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 331 के अंतर्गत नॉमिनेट करते हैं। कहाँ, लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। कहाँ नॉमिनेट करते हैं, 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आंग्ल इंडियन होते क्या हैं, ये आंग्ल इंडियन शब्द प्रयोग क्यों किया जा रहा है, और आखिर ये कौन लोग हैं जिनके लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई है ना। तो ये जो परिभाषा है कि आंग्ल इंडियन होते क्या हैं, क्या क्या इनकी कैटेगराइज करा है कि हम किन्हें आंग्ल इंडियन माने, यानी उनकी जो परिभाषा है वो दी गई है आर्टिकल 336 में दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग उनको नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में, बहुत ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 366 के अंदर उनको डिफाइन किया गया, उनकी डेफिनेशन दी गई है, उनकी परिभाषा दी गई है कि आंग्ल इंडियन होते क्या हैं। चलिए हम इसमें बहुत सिंपल शब्दों में देख लेते हैं कि आंग्ल इंडियन होते क्या हैं। आंग्ल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो यहाँ पे अंग्रेजों के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, अंग्रेजों के लिए। इसमें कहा जाता है कि जिसके भी, जो भी बच्चा है उसके अगर फादर और ग्रैंडफादर, हम पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फादर और ग्रैंडफादर यानी उनके पिता और दादाजी, ठीक है, पिताजी और दादाजी अगर अंग्रेज रहे हों
और उनकी माता क्या रही हो, भारतीय मूल की रही हो, और उनका विवाह हुआ हो, तो उनसे जो बच्चे, उनसे जो पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, एंग्लो इंडियन के अंतर्गत आती हैं। तो देश हमारा आजाद हो चुका है 1947 में, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय है वो भारत में है। तो उन लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो संविधान में छूटे नहीं, उनका वो जो समुदाय है उनके हितों को देखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ क्या आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन लाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे जो हमारी 17वीं लोकसभा है इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन है उनके नाम लिख के आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, तो हो गया ये क्लियर, अधिकतम संख्या वर्तमान संख्या क्लियर हो गई है। एंग्लो इंडियन 2 कहाँ लिए जाते हैं, लोकसभा में, और किस किस आर्टिकल में क्या क्या दिया है, जैसे आर्टिकल 331 में उनको नॉमिनेट किया जाएगा और उनकी परिभाषा दी गई है 366 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया से होता है वो हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा का चुनाव। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अभी हमें इसे जनरल इंफॉर्मेशन में लेना है क्योंकि हर टॉपिक बहुत विस्तृत है, तो हम इसको हर चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक लाइनर के अकॉर्डिंग, जैसे देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, आप और हम इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो हमारे लिए कैसा चुनाव है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, साथ ही साथ समानुपातिक है, समानुपातिक, प्रोपोर्शनल। ठीक है, साथ ही साथ है एकल संक्रमणीय मत रीति, एकल संक्रमणीय मत रीति से। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है हम राष्ट्रपति के चुनाव में समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि जो सिंपल शब्दों में राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि आप और हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेशन कौन करता है, कौन इनको इलेक्ट करता है, तो अगर आप देखेंगे हमारे राज्यों की, जो भी आपका राज्य होगा वहां की जो विधान सभाएं होंगी, ठीक है, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसको चुनेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। सपोज दैट अगर राज्यसभा से एक ऑर्डर आया कि उत्तर प्रदेश से हमें 6 सदस्य वर्तमान में क्या चाहिए, 6 सदस्य हमें इसी साल कहाँ के लिए चाहिए, राज्यसभा के लिए चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि यूपी जो है वो 6 सदस्यों को सीधे राज्यसभा में भेज देगा, बिल्कुल नहीं। पहले वो अपनी विधानसभा में उन 6 सदस्यों को निर्वाचित करेगी और वो विधानसभा के वो मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो निर्वाचित होंगे। मनोनीत की यहाँ पे कहीं बात नहीं की गई है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपनी 6 मेंबर को चुन के कहाँ भेजेंगे, राज्यसभा में भेजेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और इनका चुनाव कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकसभा का चुनाव। आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। हम सब इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही हमारी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाती है हम सब मतदान कर सकते हैं। हम सबको वोट देने का क्या है, अधिकार है। हमें अपने हिसाब से अपना सांसद, अपना नेता चुनने का अधिकार है। ठीक है, अब हम देखिए, अब अगर आपने देखा होगा कि जब हमारा पहला आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था, 1951-52 में। तो क्या इस समय भी 18 वर्ष की आयु का जो बालक होगा, बालिका होंगी, जो युवा होगा, क्या वो 18 वर्ष में मतदान कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब उम्र हुआ करती थी 21 वर्ष। कितने वर्ष हुआ करती थी, 21 वर्ष। अब संविधान में संशोधन होते हैं। आपको पता है संविधान में आर्टिकल 368 दिया गया है कि अगर वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें कोई जरूरत है तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो उसी क्रम में एक संशोधन आया, 61वां संवैधानिक संशोधन 1988।
ठीक है। इस साल एक संशोधन लाया गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस नंबर का है, संवैधानिक संशोधन, ये पूछ लेंगे, कभी आपको साल पूछा जाएगा। ठीक है, तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 किया गया और उसमें लिखा गया कि अब उम्र कितनी होगी मतदान की, 18 वर्ष होगी। ठीक है, और पहले कितनी थी, 21 वर्ष। ये क्वेश्चन भी साफ साफ छोटे छोटे मतलब सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि मतदान की उम्र पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, अब कितनी है, 18 वर्ष है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 द्वारा ये डिसाइड किया गया। ठीक है, कि मतदान की उम्र क्या होगी, 18 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और राज्यसभा में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा चुन के जाते हैं। ठीक है, हमारे प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए मेंबर चुनते हैं और हम अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए चुनते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैंने कहा कि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है और लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। ठीक है, हम कंपेयर करते हुए जा रहे हैं, आपको पता है। तो हम देखेंगे इसमें कि क्यों स्थायी है और क्यों अस्थायी सदन है। राज्यसभा को हमने कहा ये कौन सा सदन है, स्थायी सदन है। इसका कारण ये है कि जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। संविधान में ऐसा नहीं था, लेकिन डिसाइड किया गया कि इसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। और विघटित और स्थायी क्यों है ये, क्यों विघटित नहीं हो सकती, क्यों इसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्यों इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, वो इसलिए क्योंकि इसके 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं। अब जब 1952 में हमारी पहली राज्यसभा को बनाया गया तो डिसाइड किया गया कि अब दूसरे वर्ष में हम इसको कैसे लागू करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं आप लोगों को, अब ध्यान से समझिएगा इसको कि उस समय क्या कंडीशन रही होगी कि हम इन चीजों को पटरी पे लाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। और अगर आप देखेंगे यहाँ जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है वो जो है आज तक वर्तमान में अगर आप देखेंगे अभी तक भी कोई कंप्लेन नहीं आई है कि राज्यसभा के मेंबरों को पदमुक्त करने में कोई प्रॉब्लम आई हो। तो यहीं पे जो प्रॉब्लम आई इन सालों में आई, उनको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। ठीक है, 1952 में ये सारे चुन के रख दिए गए। ठीक है, ये सारे चुने गए 6 वर्षों के लिए। अब टाइम आया 2 वर्ष बाद, मैंने बोला 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होंगे, पदमुक्त होंगे, रिटायर होंगे। तो अब कैसे होगा, अब कहा गया कि अब 1954 में आप क्या करो, 1/3 सदस्यों को पदमुक्त कर दो। ध्यान से देखिएगा, 1/3 सदस्यों को आप क्या करेंगे, रिटायर करेंगे। लेकिन आप किनको करें, सबके तो 2 वर्ष हो रहे हैं ना, 1952 से 54 में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहे हैं, 2 वर्ष हो रहे हैं। तो डिसाइड किया गया कि क्यों ना हम लॉटरी सिस्टम निकालें, पर्ची सिस्टम निकालें और देखें इसके अंतर्गत जो भी अब जिसका नाम भी आएगा उसको क्या होना पड़ेगा, पदमुक्त होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 1/3 सदस्यों को पदमुक्त किया गया और फिर से 1/3 सदस्यों को यहाँ पे चुना गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि पदमुक्त कर दिया फिर इनको चुनेंगे नहीं, चुना भी गया साथ साथ। 2 साल बाद फिर कंडीशन है ना, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं। अब 2 साल बाद 1956 आया, 1956 आया और 1/3 सदस्यों को फिर से हटाना था, है ना, उनको पद मुक्त करना था। लेकिन फिर भी किसी के 6 साल पूरे नहीं हुए थे, यहाँ पर भी 6 साल पूरे नहीं हुए थे और यहाँ पर भी 6 साल पूरे नहीं हुए थे। फिर कहा गया कि क्यों ना हम फिर से क्या कर दें, लॉटरी सिस्टम कर दें। ठीक है, 1956 में दूसरी बार लॉटरी सिस्टम किया गया और 1/3 सदस्यों को पदमुक्त किया गया और फिर 1/3 सदस्यों को चुन के संविधान में लाया गया। अब आया 1958।
1958 में कोई लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो 1952 में चुने गए थे उनको 6 साल पूरे हो गए थे, तो खुद ही 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया गया, पद मुक्त कर दिया गया है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल हुआ 6 वर्ष का, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया, ये व्यवस्था की गई। तो कभी क्वेश्चन आया कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष करने के लिए किन किन सालों में और कितनी बार लॉटरी सिस्टम किया गया, तो 2 बार किया गया, ठीक है। एक 1954 में और एक 1956 में लॉटरी सिस्टम किया गया, ठीक है। यानी जो आप देखेंगे जो हमारे उस समय मेंबर रहे उनके द्वारा ये सेक्रीफाइस ही था, क्योंकि उनका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं हुआ तो उनको 2 साल में क्या करना पड़ा, अपना पद त्यागना पड़ा। ये उस समय की स्थिति थी। वर्तमान में अगर आप इसको करने जाएंगे तो इसको वास्तविक धरातल में लाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उस समय देखिए बड़ी सूझबूझ के साथ इसको किया गया, जो आज तक हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, वरना जो छोटा सा पॉइंट है वो छूट जाता है हमेशा, राज्यसभा का जो सदस्य चुने जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि हमने इसको स्थायी सदन इसीलिए कहा कि यहाँ पर इसे कभी भी समाप्त नहीं किया गया है। इसके हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य जा रहे हैं, फिर 1/3 सदस्य क्या हो रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। तो ये सदन क्या है, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, ये स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमने राज्यसभा को क्या कहा है, स्थायी सदन का है, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है और यहाँ एंट्री लेने के लिए कितने साल उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लोकसभा को। लोकसभा को हमने कहा अस्थायी सदन, ठीक है। अस्थायी सदन आप सब जानते हैं, हम इसको अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और हर 5 वर्ष के बाद एक नई लोकसभा का क्या होता है, गठन होता है। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष हुए 100 मंत्री क्या हो गए, वहीं रुक गए, है ना, ऐसा नहीं होगा। उन सबको क्या करना पड़ेगा, फिर से जनता के बीच आना पड़ेगा और जनता के बीच से चुन के कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से लोकसभा में जाना पड़ेगा। और 5 साल बाद फिर लोकसभा का, नई लोकसभा का गठन होगा। तो वर्तमान में जैसे आपकी 17वीं लोकसभा है, तो 17वीं लोकसभा में भी क्या हुआ था, पूरे लोग वहां चुनकर गए थे और एक नई लोकसभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। तो इसका कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति भी, कोई परिस्थितियां ऐसी हों कि सरकार सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी इसको क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है कि आपातकाल की स्थिति में क्या होगा। अगर कोई आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कितने साल, 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो 6 माह के अंतर्गत, 6 महीने के अंतर्गत क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। नई लोकसभा के लिए चुनाव करवाना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को कितना बढ़ाया जा सकता है, तो वो बढ़ाया जा सकता है मात्र 1 साल के लिए, ठीक है। और कितना इसका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। आप देखेंगे लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए होती है 25 वर्ष, ठीक है। ये निम्न सदन है, छोटी उम्र में आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा में एंट्री ले सकते हैं। और ये उच्च सदन है, तो आप थोड़े से जब मैच्योर हो जाएंगे 30 साल में क्या लेंगे, राज्यसभा में एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये था लोकसभा और राज्यसभा क्यों स्थायी सदन है और क्यों अस्थायी सदन है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इनके प्रमुख कौन होते हैं, ठीक है। ये राज्यसभा और लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं। इससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जब पहले पढ़ाई की जाती थी, बच्चा जब पहले पढ़ाई करता था कंपटीशन की, तो आज 2 पॉइंट लिखे, कल 2 पॉइंट लिखे और ऐसे करते करते एक टॉपिक को 1 महीने खींच लिया जाता था। लेकिन जो आज की डेट में देखेंगे तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है बहुत चेंज हो चुका है। और जो पुराने क्वेश्चन है, जो ट्रेंडी क्वेश्चन थे, अब ज्यादा नहीं पूछे जाते, अब नए नए ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप जैसी वीडियो देखें आप अपने नोट्स भी साथ साथ तैयार करते रहिए।
साथ ही साथ आप किसी न किसी बुक को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि साथ ही साथ आप उससे भी जो क्वेश्चन हमारे यहाँ छूट जाते हैं हम उन क्वेश्चन को आप बुक से कवर कीजिएगा। साथ ही साथ जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उनसे भी आप क्या लीजिएगा, क्वेश्चन लीजिएगा। पिछले वर्षों में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक साथ अगर आप एक टॉपिक से कम 50 से 100 क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, तो एग्जाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो रिविजन नोट्स होंगे फिर वही होंगे। आप इतना बड़ा वीडियो, 1 घंटे का वीडियो तब तो देखेंगे नहीं ना, आप अपना क्या देखेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है ये कि आप क्या करेंगे, अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहेंगे, वरना आपका वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होता है। प्रवचन तो हम आज सुनते हैं, कल भूल जाते हैं। तो अपने जो नोट्स हैं उनको भी आप बनाते रहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जो राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे, यानी इसका जो प्रमुख होगा, इसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा, तो राज्यसभा के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं सभापति। कौन होते हैं, सभापति। सभापति ही क्या करते हैं, राज्यसभा को संचालित करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। और एक होते हैं उपसभापति, उपसभापति, ठीक है। अगर सभापति किसी कारणवश नहीं है तो उपसभापति क्या करेंगे, उनके स्थान पर उनका कार्य करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में जो सभापति होंगे वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये मैंने कहा। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा पद है या कौन सा मेंबर है जो उस सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, फिर भी उसका अध्यक्ष है, फिर भी उसका प्रमुख बन के बैठ रखा है, ऐसा कौन सा पद है, तो वो कौन है, सभापति हैं। और क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो देश के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वही क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता है, अलग लोगों में से कोई, उन लोगों में से कोई राज्यसभा अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, बल्कि जब आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं उसी समय ये डिसाइड हो गया है इस पद से ही कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति क्या है, पदेन सभापति हैं, किसके, राज्यसभा के, ठीक है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। ये ठीक हो गया। अब देखिएगा कौन किसको त्याग पत्र देंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो उपसभापति होंगे, ध्यान से सुनिए, जो उपसभापति होंगे वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, सभापति को देंगे। किसको देंगे, सभापति को देंगे। और यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभापति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो आप जल्दी से टिक मार के किसे आ जाएंगे, उपसभापति को। बिल्कुल नहीं, वो सभापति से पहले क्या है, किसके रूप में चुने गए हैं, राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो एक उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो एक उपराष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को। महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो हमारे उपसभापति होते हैं जब उनको अपना पद मुक्त करना है, उनको त्याग पत्र देना है, तो वो सभापति को त्याग पत्र देते हैं। लेकिन हमारे सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम देखेंगे लोकसभा, ठीक है। लोकसभा, जब नई लोकसभा चुन के आती है, ठीक है, 545 मेंबर जब यहाँ पर चुन के आते हैं, तो तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, इन सब लोकसभा जो चुन के आए उन सबको क्या शपथ ग्रहण करवाएंगे, ठीक है, या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे, बिल्कुल नहीं। लोकसभा जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सदस्य चुन के आए हैं उन्हीं में से एक सबसे एक्सपीरियंस जो व्यक्ति होगा, जिसको बहुत सारा अनुभव होगा, जो उम्र में बड़े होंगे, उनको चुनेंगे और उनको क्या बना देंगे, प्रोटेम स्पीकर। क्या बना देंगे, प्रोटेम स्पीकर बना देंगे। वो जो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, अब उनके 2 कार्य होंगे, ठीक है। वो प्रोटेम स्पीकर ही इसलिए बने हैं अपने 2 कार्यों को पूरा करने के लिए। पहला कार्य होगा उनको कि जो चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं उनको शपथ दिलवाना, ठीक है। पहला काम क्या होगा प्रोटेम स्पीकर का,
चुने हुए प्रतिनिधियों को शपथ दिलवाना। दूसरा कार्य होगा उनका नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना। ठीक है, नए लोकसभा अध्यक्ष का क्या करते हैं, वो चुनाव करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को उन्हीं में से जो चुन के आए हैं उन्हीं में से बनाया जाता है। उस समय जो प्रोटेम स्पीकर है ये नहीं है कि जिस दल का बहुमत आया है उसी का नेता उसमें से चुना जाए, नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। वो बीजेपी से हो सकते हैं, वो कांग्रेस से हो सकते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी से हो सकते हैं, वो किसी भी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। और प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे 2 कार्य करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक उनका काम होगा नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाना और दूसरा होगा नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। ठीक है, अब जब नए लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो जो लोकसभा के प्रमुख होंगे वो कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे। यही जो गतिविधियां होंगी इन्हीं को इनकी क्या करेंगे, सुचारू रूप से चलाएंगे। और लोकसभा स्पीकर को ही क्या करेंगे, जो इनके पदाधिकारी होंगे, एक होंगे अध्यक्ष और दूसरे होंगे उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष अगर नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उपाध्यक्ष उनकी जगह में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अगर अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देंगे अपना त्यागपत्र, उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी है। और उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना है तो किसको देंगे, वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जब हमारी आजादी के बाद पहली लोकसभा का गठन हुआ उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, जेबी मावलंकर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जेबी मावलंकर वो भी थे जब हमारी संविधान सभा, ध्यान होगा आपको, मैंने पहले भी पढ़ाया है, संविधान सभा जो थी हमारी वो 2 कार्य करती थी। ठीक है, उस समय जब तक हमारी लोकसभा संसद नहीं बनी थी वो 2 काम करती थी संविधान सभा। एक तो वो संविधान का निर्माण करती थी और दूसरा वो संसद के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, इन 2 काम को क्या करती थी, संविधान सभा करती थी। जब वो संसद के रूप में काम करती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, उनके अध्यक्ष थे जेबी मावलंकर। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी तो उस समय उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी कि संविधान सभा ने 2 कार्य किए हैं। एक तो संसद का कार्य किया है क्योंकि हमारी संसद तब गठित नहीं हुई थी, और दूसरा संविधान का निर्माण किया है। तो जेबी मावलंकर हमारी आजादी के बाद जब पहली लोकसभा गठित हुई उसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ संविधान सभा में जब संसद का काम किया तो उसके भी अध्यक्ष जेबी मावलंकर रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत ये रहे हैं जो बहुत अच्छे मेंबर और बहुत नॉलेजेबल ये थे, इसके बाद भी इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में क्या लाया गया, एक प्रस्ताव लाया गया। तो अभी तक जेबी मावलंकर ही एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जिनके विरुद्ध क्या लाया गया, हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, लोगों ने मतदान नहीं किया था। जो सदस्य थे उन्होंने मावलंकर के खिलाफ क्या नहीं किया था, मतदान नहीं किया था। तो वो क्या हो गया था, वहीं पर निरस्त हो गया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो एक तो थे जेबी मावलंकर जी जिनकी क्या हो गई थी, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और एक थे जीएमसी बालायोगी। ठीक है, जीएमसी बालयोगी, इन दोनों की कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को। ठीक है, और वर्तमान में जो हमारी 17वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है, मिस्टर ओम बिरला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त कौन चुनता है, प्रोटेम स्पीकर चुनता है। एक तो वो शपथ दिलाता है नए सदस्यों को, दूसरा नए अध्यक्ष का चुनाव करवाता है, और प्रोटेम जो स्पीकर होता है उनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है।
उन्हीं सदस्यों में से, ठीक है। अब जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं त्याग पत्र, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा जो हमारी पहली लोकसभा थी आजादी के बाद, उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, और देखा हमने कि जो 2 कार्यकाल के दौरान जो लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु हुई थी वो थे जीवी मावलंकर और दूसरे थे जीएमसी बालायोगी, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि संविधान जो लोकसभा और राज्यसभा है इसमें प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है। क्या हमने आधार माना है, किस आधार पर राज्यसभा में मेंबर चुन के जाएंगे और किस आधार पर लोकसभा में मेंबर चुन के जाएंगे। अब हम ये चीज देखेंगे, ठीक है। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उससे उतने ज्यादा मेंबर क्या होंगे, चुन के जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने मेंबर चुन के जाते हैं, 31 मेंबर क्या होते हैं, चुन के जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो नंबर का डाटा है ये सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सबसे ज्यादा सदस्य चुन के जाते हैं यूपी से, कितने, 31। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा यहाँ की जनसंख्या है। आधार क्या माना है राज्यसभा के लिए, जनसंख्या माना है। और जितनी कम जनसंख्या, जितने छोटे राज्य होंगे जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उनके क्या होंगे मेंबर उतने कम जाएंगे, ठीक है। अब जैसे महाराष्ट्र को ले लेते हैं, महाराष्ट्र से कितने जाते हैं, 19 सदस्य जाते हैं, ठीक है। एक छोटा राज्य ले लेते हैं हम, उत्तराखंड ले लेते हैं, इससे कितने सदस्य जाते हैं, 3 सदस्य जाते हैं। तो किस हिसाब से जा रहे हैं, ये जनसंख्या के आधार पर। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इन सबको देखें तो यहाँ से कितने मेंबर जाते हैं, 1 मेंबर जाते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व किस प्रकार से हो रहा है राज्यसभा में, जनसंख्या के आधार पर होगा। जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व उतना ज्यादा होगा, ठीक है। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीटें आती हैं, आप किताब से उनको क्लियर कर दीजिएगा कितनी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो किस राज्य से जाती हैं। बाकी आप जिन जिन राज्यों के हैं अपने राज्यों की सीटें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो आपके स्टेट एग्जाम होंगे उनमें आपके क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा अमेरिका को ले लेते हैं, यूएसए को ले लेते हैं। यूएसए में जो सीनेट है ना, वहां की जो उच्च सदन है वो कौन है, सीनेट है। वहां पर लागू होता है समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, ठीक है। हमारे देश में कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है, जनसंख्या का, और अमेरिका की सीनेट में कौन सा हो रहा है, समानता का सिद्धांत लागू हो रहा है, ठीक है। अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, 50 राज्य हैं। और हर राज्य से कितने मेंबर जाते हैं चुन के, 2 मेंबर चुन के जाते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 100 लोग। तो वहां की सीनेट में जो मेंबर होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 100 लोग होते हैं। वहां पर कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा जो राज्य है बड़ा है, कितनी उसकी जनसंख्या है, ये वहां पर मायने नहीं रखता है। वहां पे मायने रखता है कि समानता का सिद्धांत, चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य हो, कितने मेंबर चुन के जाएंगे, केवल 2 मेंबर चुन के जाएंगे। और टोटल सीनेट में वहां कितने लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में क्या होता है, आपको पता है हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष में जब जनगणना होती है तो संसद को ये अधिकार होता है कि वो हर 10 वर्ष के बाद क्या हो सकता है, निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनका क्या कर सकते हैं, परिसीमन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किस निर्वाचन क्षेत्र को किस हिसाब से बांटा जाए। क्या पता कोई ऐसा क्षेत्र हो, कोई सीट एससी के लिए हो, कोई एसटी के लिए कोई सामान्य सीट हो। इस प्रकार से यह जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी देखा जाता है कि परिसीमन किस प्रकार से किया जाएगा। संसद ने अभी तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 4 परिसीमन आयोग का गठन किया। परिसीमन, ठीक है। कितने परिसीमन आयोग का गठन हुआ अभी तक, 4, ठीक है। पहला परिसीमन आयोग बना था 1952 में, फिर बना था 1962 में, फिर बना था 1972 में,
और चौथा जो परिसीमन बना था वो बना था 2002 में। बहुत ध्यान दीजिएगा, लास्ट के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो अब तक कितने परिसीमन आयोग बने गए हैं निर्वाचित क्षेत्र डिसाइड करने के लिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए, ठीक है? तो वो बने हैं 4 परिसीमन आयोग। सबसे पहले 1952, 1962, 1972 और 2002, ठीक है? और 5वां परिसीमन आयोग बनाने की भी चर्चा अभी चल रही है। तो अभी देखा जाएगा कि 5वें परिसीमन आयोग में किस प्रकार से सीटें डिसाइड होती हैं, ठीक है? अब हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001, ठीक है? ये संवैधानिक संशोधन लाया गया और कहा गया कि 25 वर्षों के लिए लोकसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है? 25 वर्षों के लिए, यानी 2001 में अगर 25 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2026। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने सालों तक, यानी कौन से साल तक सीटें आवंटन फिक्स की गई हैं? तो 2026 तक 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये कहा गया कि सीटें क्या हो चुकी हैं, यहाँ पर आवंटन फिक्स हो चुका है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 द्वारा, ठीक है? ये क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान रखेंगे। 25 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और कब तक के लिए? 2026 तक के लिए, ठीक है? परिसीमन आयोग हो गए चारों के चारों। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ ये भी क्लियर है यहाँ पे। और किसका प्रतिनिधित्व करते हैं सब? जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भारत में किया जाता है। चलिए, अब हमने ये तो, अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूं कि राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है, ठीक है? सिंपल शब्दों में बता रही हूँ। और लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है। SC ST के लिए क्या होती है? सीटें निर्धारित की जाती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि राज्यसभा में आरक्षण है, बिल्कुल नहीं है सीटों का, और लोकसभा में आरक्षण है, ठीक है? ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसी शक्तियां जो राज्यसभा को तो हैं लेकिन लोकसभा को नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे अधिकार जो लोकसभा को तो हैं लेकिन राज्यसभा को नहीं है, ठीक है? ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं और जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं? सबसे पहले देखेंगे हम राज्यसभा के बारे में, ठीक है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको पता है कि राज्यसभा के क्या है? वो पदेन सभापति हैं, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो कहाँ से होगी? राज्यसभा से शुरू होगी। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी लोकसभा से प्रारंभ नहीं होगी। तो कई बार कथन कारण में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस सदन से शुरू होगी? तो किसको अधिकार है? वो सिर्फ राज्यसभा को शुरुआत करने की। फिर तो दोनों सदन डिसाइड करेंगे ना, लेकिन किसका है अधिकार? राज्यसभा का, ठीक है? एक और अधिकार है राज्यसभा को, अगर राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से एक प्रस्ताव लाया जाए, ठीक है? एक प्रस्ताव बनाया जाए कि हमें क्या करना है, एक नई अखिल भारतीय सेवा की जरूरत भारत में है, ठीक है? अभी तक भारत में IAS, IPS और IFS 3 क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है? भारत में अब जरूरत पड़ी, राज्यसभा को लगा कि नहीं, भारत में एक अखिल भारतीय सेवा की जरूरत और है, चाहे वो अखिल भारतीय मेडिकल सेवा हो या कोई भी हो, एक और उनको जरूरत पड़ी। तो राज्यसभा क्या करेगा? उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से एक प्रस्ताव लाएगा। उसके बाद क्या करेगी? संसद इस पर एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करेगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? वो भी राज्यसभा से होगी। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 312 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वो है आर्टिकल 312 के अंतर्गत। और कहाँ से प्रारंभ होगा? किसके कहने पे? राज्यसभा के कहने पर, ठीक है? ये चीजें क्लियर है। यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गई है। ऐसे अधिकार हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। एक और अधिकार, अगर राज्यसभा के वही उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव पारित कर दें कि जो राज्य है, जो राज्य सूची है, उस पर जो कानून बनाने का
उस पर जो कानून बनाने की आवश्यकता है वो इस समय संसद को है। यानी वो क्या है, देश हित में है, हमें कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राज्यसभा ही वहां से शुरुआत करेगा। उसके बाद संसद उस पे क्या बनाएगी, कानून बनाएगी राज्य सूची के विषय पे। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है संविधान में कितनी सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। ठीक है, संवर्ती सूची, हम इस सूची की बात कर रहे हैं, राज्य सूची की बात कर रहे हैं। जो राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए स्टार्ट कौन करेगा, राज्यसभा करेगी, लोकसभा नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ऐसे अधिकार हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अब कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को तो है लेकिन राज्यसभा को नहीं प्राप्त है, जैसे मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, लोकसभा का होता है, क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और वो मंत्री जो मंडल होता है उस पर हम कैसे लोकसभा नियंत्रण रख सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लाके, निंदा प्रस्ताव लाके, ये सारे प्रस्ताव के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मंत्रिमंडल पर क्या कर सकते हैं, वो नियंत्रण कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जो धन विधेयक होता है वो भी कहाँ लाया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इनको बार बार बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी विधेयक, धन विधेयक है, इसका जो अंतिम निर्णय करेगा वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ये इनको क्या है, एक अतिरिक्त अधिकार इनको प्राप्त है कि धन विधेयक पर जो लास्ट मोहर लगेगी कि हाँ ये धन विधेयक है, वो कौन बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। ठीक है, अब आर्टिकल आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे आर्टिकल 108। ठीक है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, तो जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, इस मीटिंग की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो ये जो अधिकार है इन दोनों को अलग अलग तरीके से, कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये तो थे। अब हम कुछ समानताएं देख लेते हैं कि संसद के सदस्य होने के नाते अब हम ये नहीं कहेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, कुछ संसद के सदस्य होने के नाते अधिकार होते हैं या प्रावधान होते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अगर सदन की कार्यवाही चलानी है, ठीक है, डेली जो कार्यवाही होती है, संसद की बैठकें होती हैं, उनको चलाने के लिए, राज्यसभा लोकसभा की बात नहीं हो रही है, दोनों की बात हो रही है, उनको चलाने के लिए कम से कम सदन में 1/10 सदस्य मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अगर लोकसभा की हम बात करेंगे, लोकसभा में होते हैं 552 सदस्य। ठीक है, तो कम से कम इसका 1/10 यानी 55 सदस्य क्या होने चाहिए, यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। गणपूर्ति, कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम पूरा होने के लिए कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो वो कितने होंगे, लगभग 55 सदस्य अगर लोकसभा में उपस्थित हैं तो क्या होगी, इसकी कार्यवाही कंटिन्यू चलेगी, इसकी बैठक जो होगी वो पूरी होगी। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी सेम सिचुएशन है, 1/10 सदस्य अगर वहां पर भी उपस्थित हैं राज्यसभा में, यानी 250 का लगभग 25 लोग अगर उपस्थित हैं तो कार्यवाही क्या होगी, कंटिन्यू होगी। ठीक है, बैठक होगी। तो ये भी क्या है, इसका एक कोरम है। तो यानी सदन में, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम कोरम पूरा होना चाहिए, और वो कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ सदस्य जो होते हैं संसद के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो अनुपस्थित रहते हैं, है ना, बहुत लंबे टाइम तक अनुपस्थित रहते हैं। अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक, 60 डेज तक क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, और उसने ना ही लोकसभा के अध्यक्ष को बताया, अपने सदन के अध्यक्ष को उसने नहीं बताया है कि वो क्या है, अनुपस्थित है, और 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, तब वो सदन का सदस्य नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि कितने दिनों के बाद लगातार अब्सेंट रहने पर सदस्यता समाप्त होगी, तो कितने दिनों में, 60 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई मेंबर,
ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मेंबर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुना जाता है, ठीक है, दोनों के लिए चुना जाता है और उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस सदन में जाना चाहता है, ठीक है, वो किस सदन में जाना चाहता है, तो उसको 10 दिन के अंदर बताना होगा कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो राज्यसभा में उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है, राज्यसभा में क्या होगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके दोनों सदनों से क्या हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको 10 दिन के अंदर या तो खुद से बताना होगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है। अगर ऐसा नहीं बताता है तो राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। एक और कंडीशन लागू होती है इन दोनों सदनों में। अगर कोई सदस्य है, ठीक है, वो 2 सीटों से चुन के आया है, बहुत सारे आपने देखा होगा जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो 2-2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, है ना। जैसे मोदी जी को आप ले लीजिए, वाराणसी से और वडोदरा से, 2 जगह से इन्होंने क्या जीता था, इलेक्शन जीत के कहाँ पहुंचे थे, संसद में पहुंचे थे। तो अब मेंबर को बताना पड़ेगा कि आप कौन सी सीट छोड़ रहे हो और कौन सी सीट में आप अपनी सेवा कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना, किस सीट से आप चुने रहना चाहते हैं। अगर वो नहीं बताते हैं, ठीक है, वो ऐसे कंफ्यूज करके रखते हैं संसद को, साफ साफ नहीं बताते हैं कि वो किस सीट से रहना चाहते हैं और किस सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी दोनों सीटें समाप्त हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, उनकी दोनों सीटें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये थी हमारा संसद, लोकसभा और राज्यसभा था। संसद का गठन किस प्रकार से हुआ, क्या लोकसभा है, क्या राज्यसभा है, इनमें क्या क्या अंतर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग हमने वो सारी चीजें कवर करी हैं। इनके क्या क्या अधिकार हैं जो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, और क्या क्या एक सदस्य के नाते उन सबको प्राप्त हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे लाइक करेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम रोज नए नए टॉपिक के साथ आते रहते हैं, टॉपिक को इजी कर देते हैं, क्योंकि खुद से बहुत सारी मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, वो इजी हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इससे नोट्स बनाइए। तब तक हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, ठीक है, और ऐसी एनर्जी से भरे हुए वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।